इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और कार्बोनिल कंपाउंड्स में इसका प्रिपरेशन। तो टॉपिक का नाम लिख सकते हो तुम लोग, कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल कंपाउंड्स में थोड़ा याद रखना, ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O है। तो ये अल्डिहाइड भी हो सकता है और यही फंक्शनल ग्रुप कीटोन भी हो सकता है ना। कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस इट इज अल्डिहाइड एंड कीटोन। हाँ इसमें सर। C डबल बॉन्ड O वाला फंक्शनल ग्रुप है। So first thing you can see, it is preparation of carbonyl compounds, and preparation of carbonyl compound में the important thing is redox reaction। इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी यूज है, वो देखो अभी समझ लेंगे, देख लेंगे। क्या इतना लिख लिया तुम लोग ने रिडॉक्स रिएक्शन तक बच्चों? हाँ सर। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन में थोड़ा सा ऐसा देखो समझ सकते हैं, क्या जितने भी ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखे हैं, ये चैप्टर 1 बाय 1 पढ़ लिया है हम लोगों ने। पहला है एल्कीन, दूसरा है एल्काइन, थर्ड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फोर्थ है अल्कोहल, फिफ्थ है ऑब्वियसली सेकेंडरी अल्कोहल, और नेक्स्ट में है एल्काइल क्लोराइड। क्या ये सारे चैप्टर्स हम लोग के पढ़ के हो गए हैं बच्चों ऑर्गेनिक में? हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, हैलोजन डेरिवेटिव्स है ना। अच्छा, इन सबके ऑक्सीडेशन से फ्यूजन, इन सबके ऑक्सीडेशन से वी कैन हैव प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसा 1 बाय 1 इफ वी हैव टू रिवाइज, डू थिंक अगर एल्कीन का मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर देता तो क्या 2 अल्डिहाइड बन जाएंगे? बॉन्ड ब्रेक हो जाता था बीच से ना। सेम एल्काइन का भी अगर मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर दूं तो ये डाइकीटोन बन जाता था। मिथाइल बेंजीन का इफ यू रिमेंबर, कुछ याद है? इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन कुछ याद है तुम लोग को? मिथाइल बेंजीन का क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन करते थे तो बेंजल्डिहाइड बन जाता था। प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल, ये तो लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। इफ यू डू देयर ऑक्सीडेशन बाय पीसीसी और पीडीसी, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डू यू थिंक रिएक्शन कैन गो अप टू अल्डिहाइड एंड कीटोन ओनली? यस। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी है। एंड ये जो सारे कंपाउंड्स हैं जो अभी तक हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़े हैं, है ना। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ने से बाकी रह गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव, साइनाइड, अमाइड एंड एस्टर, है ना। यही बचा है बेटा जो राइट में लिखा है उसके अल्डिहाइड कीटोन्स के। तो उन सबके रिडक्शन से आई कैन प्रिपेयर अल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर मैं रेस्पेक्टिव सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख दूं तो शायद उससे बेटर आइडिया लग जाए। बड़ा एक बार ये फ्लो चार्ट ना तुम लोग भी ड्रॉ कर दो कि लेफ्ट वाले सारे फंक्शनल ग्रुप्स का मुझे ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा और राइट वाले सारे फंक्शनल ग्रुप का मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा अगर मुझे अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन करना है। अगर मुझे अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन करना है तो लेफ्ट वाले सारे फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करना होगा। लेफ्ट वाले सारे फंक्शनल ग्रुप का मुझे ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा और लेफ्ट वाले सारे फंक्शनल ग्रुप का मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा। क्या बच्चों ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। क्या लिख के भी हो रहा है ऐसा? नो सर। लिख लिया? एक सेकंड। नहीं। अच्छा, ये शायद मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ वाइजली सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा हो सकता था ना कि जो लेफ्ट वाले जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके ऑक्सीडेशन से ये सीधे ही कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, उस टाइप के कंपाउंड्स बन जाएंगे ना। मतलब बीच में अल्डिहाइड कीटोन बने ही ना, है ना। ऐसा ही अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, उनका रिडक्शन करूं तो मे बी पॉसिबल वो सीधे ही लेफ्ट वाले कंपाउंड्स बन जाए।
तुम लोग को रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ा सा वाइजली सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को क्या बना देता था बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को क्या बना देता था? अल्डिहाइड। एल्डिहाइड। नहीं, डाउ सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता था। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। अरे हाँ सर, तभी क्या ले वही जब हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते थे आइदर पीसीसी और पीडीसी तो अल्डिहाइड तक जाता था। हाँ सर। ऐसा ही अगर मैं एसिड क्लोराइड में, ये जो RCOCl है, ऐसा ही अगर मैं एसिड क्लोराइड में कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लूं, H2 निकल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो सीधे ही प्राइमरी अल्कोहल बना देता था। तो हम लोगों को वाइजली रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करना पड़ेगा। क्या बच्चे फ्लो चार्ट तुम लोगों का ड्रॉ करके हो गया है? हाँ सर। यस। इसी में देखो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये सब ले सकता हूं। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ले सकता हूं। ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड देन एसिटिक एसिड, ये क्या था? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। KMnO4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकता हूं। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकता हूं। मैं PCC एंड PDC एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं ना। सिमिलरली अगर मुझे रिड्यूसिंग एजेंट देखना है, रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? जैसे अगर रिडक्शन वाला देखना हो तो LiAlH4। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, सोडियम बोरोन NaBH4 हाइड्राइड ले सकते हैं, है ना। हाँ सर। You can use hydrogen in presence of nickel. You can use B2H6 in presence of THF. You can use Wow-Bolt blank reduction. You can use metals as a reducing agent. आई होप थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते इतना आइडिया हो गया बेटा, क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तभी सर यहाँ पे वीडियो में लिखा है ना सर, हाँ बोलो क्या। सर वही मतलब रिड्यूसिंग एजेंट्स के नाम, क्योंकि सारे याद नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट के नाम वहां नहीं लिखे हुए हैं क्योंकि ये जस्ट अल्कोहल में पढ़ा है। अल्कोहल का मुझे याद है बहुत बड़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो रिडक्शन ही था ना। इसमें 1 by 1 हाइड्रोजनेशन हम लोगों ने पढ़ा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड जैसे कंपाउंड्स हम लोग ने पढ़े ना। पढ़े थे या नहीं पढ़े? हाँ सर। आई होप ये सामने वाला बोर्ड पे जो लिखा है वो लिख लिया था। हाँ सर। इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकता था अल्डिहाइड में और अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो सकता था कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसा इफ यू यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कोहल सिर्फ कहां तक ऑक्सीडाइज होता था बेटा? अल्डिहाइड। तो डू थिंक अल्कोहल को अल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करना इज रिलेटिवली इजी इन कंपैरिजन टू अल्डिहाइड को मैं कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज करूंगा। हाँ सर। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विल बी मोर देन ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ऑफ अल्डिहाइड? हाँ सर। हाँ सर। फिर इस स्टेटमेंट को लिखना तुम लोग, ये जो ब्लू में लिखा है ना, as alcohol has more tendency to get oxidized into aldehyde and thus by using mild oxidizing agent, for example PCC, PDC, etc., oxidation of primary alcohol can be controlled up to aldehyde. ऑलरेडी ये हम लोगों ने अल्डिहाइड कार्बोनाइल मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल या ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ा? लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में सॉरी। हाँ सर।
क्या यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? बच्चा नो सर, एक सेकंड। एक मिनट सर। बच्चे, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए ग्रेटर का साइन है तो अगर उसका उल्टा रिएक्शन हो विच इज रिडक्शन पोटेंशियल, तो क्या उसका उल्टा साइन हो जाएगा? उसमें ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा। हाँ जैसा सिमिलरली अगर हम लोग देखें एसिड क्लोराइड का रिडक्शन, सिमिलरली इफ यू सी एसिड क्लोराइड का रिडक्शन पोटेंशियल, डू यू थिंक इट विल बी मोर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्डिहाइड? तो क्या ये समझ में आ रहा है? ये सामने पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है अभी, तो वो बाय डिक्रीजिंग क्या लिखा है वो नहीं समझ रहा। अबे रुको, अभी लिखा हूं, बताऊंगा ना, पहले वो ग्रीन वाला लिख के हो गया। सर वो सिमिलरली सिमिलरली RCOCl क्या होता है? एसिड क्लोराइड ना, जिसमें कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है ना। एसिड क्लोराइड RCOCl, एसिड क्लोराइड के रिडक्शन से पहले अल्डिहाइड बन सकता था और अल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बन जाता। सो अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, अगर मैं रिएक्टिविटी रिड्यूसिंग एजेंट का डिक्रीज कर दूं, तो डू थिंक रिडक्शन ऑफ एसिड एंड डेरिवेटिव कैन बी कंट्रोल्ड अप टू अल्डिहाइड? So by decreasing reactivity of reducing agent, reduction of acid and derivatives can be controlled up to RCHO, aldehyde. हाँ सर। बच्चे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में हम लोगों ने देखा था कि एसिड क्लोराइड के रिडक्शन से भी अल्कोहल बन सकता था, जिसमें बीच में अल्डिहाइड भी बनता था। So by decreasing reactivity of reducing agent, acid, chloride, esters, इन सब का जो रिडक्शन है you can control up to aldehyde level on. जैसा कुछ एग्जाम्पल समझ लेंगे इसके। क्या यहां तक लिख के हुआ है? Yes, sir. नो सर। जैसा बाकी का तुमने बोला नहीं बच्चे, जल्दी से लिखो। So by decreasing reactivity of reducing agent, reduction of acid and derivative can be controlled up to RCHO, aldehyde. हाँ सर। जैसा if you see acid chloride, if you see acid chloride, the same reaction you have seen in the preparation of alcohol also. एसिड क्लोराइड के रिडक्शन के लिए either you use H2/palladium. First, acid chloride can reduce to up to aldehyde, but aldehyde can eventually reduce to give alcohol instead of hydrogen in presence of palladium. If you use lithium aluminum hydride, तब भी रिएक्शन अल्कोहल तक ही चला जाता। Can we use this reaction for preparation of aldehyde? बेटा, क्या ये रिएक्शन हम लोग अल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं क्या? यू कांट, है ना, सिंस इवेंचुअली अल्डिहाइड से वो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। तो सेम रिएक्शन यू कैन यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, और ऐसा अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए हम लोग समझा भी है।
but somehow if you decrease reactivity of palladium as a catalyst, somehow if you decrease reactivity of palladium as a catalyst, do you think reaction can be controlled up to aldehyde level? Can you suggest me any suitable method जहां से हम लोग पैलेडियम का रिएक्टिविटी डिक्रीज कर सकते थे? ऐसा पहले भी हम लोग ने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में समझा है बच्चों। पैलेडियम कैटलिस्ट का रिएक्टिविटी डिक्रीज करने के लिए क्या करते थे? कुछ याद है हाइड्रोकार्बन का? पॉइजन्ड पैलेडियम लिंडलार्स कैटलिस्ट, कुछ याद है? PDBSO4 सल्फर, ऐसा कुछ। सो अगर मैं इसका रिएक्टिविटी डिक्रीज कर देते हैं, आई होप ये कुछ चीजें शायद तुम लोग को याद आ जाए। अगर मैं पैलेडियम के साथ BaSO4 क्यूनोलिन और सल्फर कुछ ऐसा ले लूं जिससे जो कैटलिस्ट है वो कुछ हो जाता पॉइजन्ड पैलेडियम, रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट कैन बी कंट्रोल्ड। This catalyst also known as Lindlar's reagent, and reaction can be controlled up to aldehyde. It is the name reduction in your class 12th textbook known as Rosenmund reduction. हाँ, क्या बच्चों ये समझ में आ रहा है तुम लोग को रोजनमंड रिडक्शन क्या है? सर वो PDBSO4 में वो BSO4 ले, क्विंटोलिन ले या फिर सल्फर, तीनों अलग अलग है। क्यूनोलिन, या आइदर मैं BaSO4 ले लूं बेरियम सल्फेट, या मैं सल्फर ले लूं, या मैं क्यूनोलिन ले लूं। ओके, तीनों नहीं ले सकते ना? तीनों में से कोई भी ले सकता है, वो पैलेडियम की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है ना। सर फिर पॉइजन पैलेडियम क्या लिखा सर आपने? तू रहने दे नालायक, मैं ये बोल रहा था अगर पैलेडियम के साथ में BaSO4 क्यूनोलिन या सल्फर ले लूं तो उस पैलेडियम कैटलिस्ट को हम लोग पॉइजन्ड पैलेडियम कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। ओके सर। सर फिर यहाँ सर ये रोजनमंड रिएक्शन है ना? रोजनमंड रिडक्शन। ये तुम लोग के बोर्ड के टेक्स्ट बुक में नाम मेंशन है, रोजनमंड रिडक्शन। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं सिर्फ पैलेडियम लेता तो रिएक्शन कैन गो अप टू प्राइमरी अल्कोहल, और अगर मैं पॉइजन्ड पैलेडियम ले लूं तो रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड अप टू अल्डिहाइड। हाँ, समझ में आ रहा है सर? नेक्स्ट में देखो, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह अगर मैं देखो कुछ ऐसा बल्कियर रिएजेंट्स ले लूं, दोनों रिएजेंट को 1 by 1 में समझाऊंगा। इंस्टेड ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उसी को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, है ना, उसी के मॉडिफिकेशन से ये कुछ ऐसा गंदा सा बल्कियर ग्रुप्स में ऐड कर दूं, so reaction can be controlled up to aldehyde level and particularly temperature can be decreased up to -78 degree Celsius. पहला वाला जो रिएजेंट है, क्या लिखा है पहले वाले रिएजेंट में? Li ब्रैकेट से बाहर है, और फिर वो एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, टाइट ब्यूटॉक्साइड है एंड हाइड्रोजन है। डिटेल में क्या रिएजेंट है अभी समझाता हूं मैं। तो जो दूसरा वाला रिएजेंट है उसको हम लोग पढ़ सकते थे डाइबेलेच, DIBALH, डाइबेलेच। दोनों रिएजेंट को थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा मैं। बट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या कुछ न्यूक्लियोफाइल के जैसा अटैक करता था? हाइड्राइड आयन कैरेक्टर था उसमें।
हाँ सर। हाँ सर। So either I use this poisoned palladium or I use this bulkier reagent, reaction can be controlled up to aldehyde level. ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा मैं डिटेल में और समझा देता हूं, एक बार लिख लो बच्चे उसको। यहाँ लिखने में कुछ परेशानी हो रही है तो बताओ मुझे तुम लोग। सर आप बोल रहे सर, अब थोड़ा वापस समझा सकते हैं लास्ट रिएक्शन। फिर लास्ट रिएक्शन एक बार लिख लो, अभी समझाता हूँ उसको, है ना, थोड़ा डिटेल में समझना है। तो ये जो लास्ट वाले दो रिएजेंट हैं, लास्ट वाले जो दो रिएजेंट हैं, देखो पहला वाला जो रिएजेंट है वो ऐसा है, जो पहला वाला रिएजेंट है वो कुछ ऐसा है, लिथियम है और एल्युमिनियम के 3 बॉन्ड टर्ट ब्यूटॉक्साइड से सेटिस्फाइड है, एक हाइड्रोजन अभी भी है उसमें। जो सिंपली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता था, जहां एल्युमिनियम के साथ 4 बॉन्ड सिंपली हाइड्राइड आयन बनाता था, अब वहां बस एक ही हाइड्राइड आयन है और बाकी 3 बल्कियर ग्रुप। उसका नाम हो सकता था लिथियम ट्राई टर्ट ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो बच्चे पहला वाला रिएजेंट क्या है, थोड़ा डिटेल में समझ में आ रहा है? एक बार थोड़ा रिपीट करो ना, कैसे बना? अरे मतलब जैसे दिख रहा है कि लिथियम मतलब कैटायन लिथियम है और अंदर ब्रैकेट में जो भी है वो एक बड़ा एनायन है। तो सर उस इसमें वो एनायन में क्या है, सेंट्रल एटम एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन जुड़ा है और 3 उससे टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन जुड़े हुए हैं, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ये अनस्टेबल में हो गया सर, बल्कि ग्रुप है इतने सारे तो। मतलब एग्जिस्ट तो कर रहा है। देखो जो भी रिएक्शन हम लोग करा भी रहे हैं बेटा, वो -78 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हैं, इट इज एट रिलेटिवली वेरी लो टेम्परेचर, है ना। हाँ। जो दूसरा वाला रिएजेंट है जिसका नाम डाइबेलेच है, डाइबेलेच देखो कुछ ऐसा रिएजेंट है, डाइबेलेच कुछ ऐसा रिएजेंट है, इसका नाम है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। एक है लिथियम ट्राइटर्ट ब्यूटॉक्साई एल्युमिनियम हाइड्राइड, और जो दूसरा रिएजेंट है इट इज आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम लोग डाइबेलेच लिख रहे थे। क्या दोनों में ही हाइड्राइड आयन कैरेक्टर है बच्चों? दोनों में ही क्या हाइड्रोजन एल्युमिनियम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? एल्युमिनियम जो रिलेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, and hydrogen having non-metallic character and thus it has hydride ion character. हाँ बच्चों, क्या यहां तक लिख के हुआ है तुम लोगों का? नहीं सर, बाकी पूरा जल्दी से। हाँ सर हो गया। अच्छा, बड़े बड़े रिएजेंट क्या है, उनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो एक्चुअल रिएक्शन, है ना, क्या रिएक्शन था। इफ यू यूज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, reduction of acid chloride can go up to primary alcohol, but if you use if you use this bulkier reagent, reaction can go only up to aldehyde. So due to bulkier groups attached in vicinity of hydride ion, due to bulkier groups attached in vicinity of hydride ion character, transition state of reduction reaction will be unstable and further decreasing temperature up to -78 degrees Celsius, reactivity can be controlled. मैं उस पैराग्राफ को थोड़ा फिर से रिपीट कर देता हूं, साथ में लिखने की कोशिश भी कर। Due to bulkier groups attached in vicinity of hydride ion character, transition state of reduction reaction will be
unstable. Further, by decreasing temperature up to -78 degrees Celsius, reactivity can be controlled. तो जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अल्डिहाइड का भी रिडक्शन कर देता था, ये अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन नहीं करते. सो एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कैन बी कंट्रोल्ड अप टू अल्डिहाइड लेवल. क्या बच्चे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या है? थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ सर. हाँ, बस थोड़ा बहुत ही समझना है ना, उससे काम चल जाएगा. मैं स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर देता हूँ. ड्यू टू बल्कियर ग्रुप्स अटैच्ड इन विसिनिटी ऑफ हाइड्राइड आयन कैरेक्टर, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ रिडक्शन रिएक्शन विल बी अनस्टेबल. Further, by decreasing temperature up to -78 degrees Celsius, reactivity can be controlled. Reactivity can be controlled. क्या ये लिखे हुआ है जो ब्लू वाला पैराग्राफ है? हाँ सर. एक मिनट सर. हाँ, लिखो आराम से. मैं देख रहा हूँ जो बच्चे आज लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वही बच्चे सीरियस है पढ़ाई को लेकर, नहीं? ऐसा क्यों सर? मतलब फिर भी मैं देखता हूँ कुछ बच्चे थोड़ा से छुट्टियों के मजे ले रहे हैं लेक्चर. नहीं सर, रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो लोग, क्या मालूम. ऐसा हाँ सर. मतलब रिकॉर्डिंग देख के वही बच्चे अपने नोट्स बनाते नहीं. परेशानी तो यही है. उनको लगता उनको लगता दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेंगे जब नोट्स बनाने का टाइम आएगा, है ना? हाँ, उनको लग रिवीजन में बना लेंगे. सो ब्लू वाला पैराग्राफ में फिर से रिपीट कर देता हूँ. ड्यू टू बल्कियर ग्रुप अटैच इन विसिनिटी ऑफ हाइड्राइड आयन कैरेक्टर, ट्रांजिशन स्टेट of reduction reaction will be unstable. Further, by decreasing temperature up to -78 degrees Celsius, reactivity can be controlled. लिख लिया ब्लू वाला पैराग्राफ? नहीं सर. कितना स्लो लिख रहे हो? तो आपने तो बोला आराम से लिखो. सर नेक्स्ट. अच्छा चलो बढ़िया. सर एक मिनट. तो लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट एकदम कैन बी रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड. आई होप केमिकल बॉन्डिंग या B2H6 का स्ट्रक्चर शायद तुम लोग को इसको देख के याद आ सकता है. हाँ सर. हाँ सर, बनाना जो डाइबेलेज है ना, डाइबेलेज एग्जिस्ट एज डाइमर. जैसा BH3 का डाइमर बन जाता है B2H6 with the हाँ, help sir. of this हाँ, sir. 2 electron 3 center bond. याद है ना, 2 electron 3 center bond also known as banana bond. बनाना बोर्ड. हाँ सर. हाँ सर. ये भी हाँ सर. डाइबेलेज exist as dimer. ये सिमिलर स्ट्रक्चर है जैसा B2H6 का स्ट्रक्चर था. ये जो येलो वाला बॉन्ड है इट इज आल्सो नोन एज 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड. थ्री सेंटर क्यों सर? 3 सेंटर है. देखो 2 एल्युमिनियम के एटम्स और एक हाइड्रोजन का एटम. 3 सेंटर पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. अब ये कुछ पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं पढ़ा है कि नहीं? हाँ सर. क्या बच्चों यहां तक लिख लिया है तुम लोगों ने डाइमर तक? नहीं सर.
डाइबलेज का क्या फुल फॉर्म था भाई जो तुम लोग लिखा है? डाई आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड। धीरे धीरे तुम लोग को सिर्फ डाइबलेज याद रहेगा तो भी चलेगा। लिख लिया है? हाँ सर। जैसा इफ यू सी, जितने भी चाहे वो एसिड क्लोराइड है, चाहे वो एस्टर है, और चाहे वो साइनाइड है, चाहे वो एसिड क्लोराइड है, चाहे वो एस्टर है, और चाहे वो साइनाइड है, इन सब में जो सेंट्रल एटम है इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज फाउंड टू बी +3। इन सब केसेस में जो ऑक्सीडेशन नंबर है कार्बन का इट इज फाउंड टू बी +3। Dibelage in a solvent of normal hexane at -78 degrees Celsius, and after reaction if you use solvent as water, क्या बन जाता है इसमें प्रोडक्ट फाइनली एट -78 डिग्री सेल्सियस? एल्डिहाइड। जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ अल्डिहाइड तक चला। अच्छा, इंस्टेड ऑफ डाइबेलेज इफ यू यूज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इंस्टेड ऑफ डाइबेलेज OH तक चला वो जाएगा। एल्कोहल तक चला जाता है। क्या बच्चों ये समराइज करके लिख लिया है जो ब्लू में है नीचे? सेकंड टाइम जब H2 डाले जैसे तो उसका क्या होगा? तो नीचे वाला एक बार एक्सप्लेन करिए। मतलब जैसे हम लोग देखें ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या कोई भी वो कंपाउंड था वो कुछ आयोनिक सॉल्ट बना लेता है ना। अब उस आयोनिक सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करेंगे तो ही तो वो लिथियम एल्युमिनियम सब अलग होगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से। सर सर अच्छा बच्चों, मेरा आवाज तुम लोग तक पहुंच रहा है कि नहीं? हाँ सर हाँ आप सर। अच्छा रुको, मैं दूसरी डिवाइस से थोड़ा लॉग आउट हो गया था, फिर से आता हूँ, है ना? अच्छा, मैं सिर्फ इतना समझने की कोशिश कर रहा था कि
अगर टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस है तो रिएक्शन कहाँ तक कंट्रोल हो गया था बेटा? अल्डिहाइड लेवल था। Yes, sir. और अगर वो टेम्परेचर में बढ़ा दूं फिर से उसका जो रिएक्टिविटी था वो इंक्रीज हो सकता था, है ना? फिर से उसका जो रिएक्टिविटी था वो इंक्रीज हो सकता था और उसमें अल्कोहल तक बनने के चांसेस होते। बट अगर मैं लो टेम्परेचर कर देता तो रिएक्शन कैन बी 100% कंट्रोल्ड अप टू अल्डिहाइड लेवल। हाँ सर। हाँ सर। मैं फिर से वापस डिवाइस पे हूँ, एक मिनट, है ना? सर डायबल एज का भी बढ़ जाएगा ना टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टिविटी? रिएक्टिविटी बढ़ जाता और रिएक्शन कैन गो अप टू अल्कोहल, है ना? ठीक है। हाँ सर। एक सो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम, और ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में रिडक्शन समझ लिया और ओवरऑल की नहीं तुम लोग? ये वाला रिडक्शन और भी है अभी, है ना? मतलब क्या यहाँ तक लिख के भी हो गया है तुम लोगों का? हाँ सर। नेक्स्ट रिडक्शन जो है वो ये वाला है, इसका भी डिटेल्ड में मैकेनिज्म समझ लेंगे। बोर्ड के टेक्स्ट बुक में भी ये रिएक्शन का नाम है ना, स्टीफन रिडक्शन। साइनाइड when treated with SnCl2 in presence of HCl, it can go up to aldehyde, तो +3 oxidation number of carbon can decrease up to +1 oxidation number. Can you suggest me इसमें effective reducing agent कौन सा है बच्चे इस रिएक्शन में, स्टीफन रिडक्शन में? What is the effective reducing agent here? SnCl2। क्या ये तुम लोगों ने पढ़ा है कहीं पी ब्लॉक एलिमेंट में भी कि SnCl2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? नहीं। हाँ सर। टिन क्लोराइड, सर अभी नहीं पढ़ा। अच्छा ये जो टिन है Sn +2 ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ टिन का, और डू थिंक कार्बन वाले ग्रुप में +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन नंबर होता था? हाँ। ओनली इन द केस ऑफ लेड +4 oxidation number is relatively more stable than +2 due to, +2 is more stable than +4 due to inert pair effect. Otherwise up to tin +4 ही ज्यादा स्टेबल होता है +2 से। So SnCl2 यहाँ इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। तो साइनाइड when treated with SnCl2 in presence of HCl, ये कंपाउंड बन जाता अल्डिहाइड SnCl4 एंड अमोनियम क्लोराइड, एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन इज स्टीफन रिडक्शन। इसका एक बार मैकेनिज्म देख लेंगे। अभी रिएक्शन लिख के हो गया तुम लोगों का? तो क्या रिएक्शन लिख के हो गया तुम लोगों का? हाँ सर हो गया। चलो हाँ, इसके मैकेनिज्म में इफ यू सी साइनाइड, do you think it can behave as a Lewis base, nitrogen having lone pair of electron in presence of strongly acidic medium of HCl? The first reaction supposed to be acid base, और do you think ये कुछ H plus gain करके ऐसा कैटायन बन सकता है, कार्बोकैटायन? भाई नाइट्रोजन पे H plus अटैच हो गया है, H2O अभी कहाँ अटैक कर सकता है, कार्बन पे कि नाइट्रोजन पे एज ए न्यूक्लियोफाइल? सर क्या फिर से बोलो? नाइट्रोजन पे। सर वो C पे प्लस क्यों आएगा? देखना वो एक बॉन्ड तोड़ दिया है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का एक बॉन्ड। ओके। अरे जैसे एल्कीन और एल्काइन पे वाटर का एडिशन नहीं होता था, एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, मार्कोनिकोव एडिशन जैसा समझ ले। सो ये कुछ ऐसा H2O विल अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है? ऑक्सीजन पे जा। अच्छा जब भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, डू यू थिंक बैटरी कैन लूज H प्लस आयन? और ये H प्लस आयन लूज करके क्या कुछ ऐसा कंपाउंड बन सकता था? देखो ये जो टोटोमराइज हो जाता और इसके टोटोमर से अमाइड बन जाएगा।
इसके टोटोमर से ये अमाइड बन जाए। डू यू थिंक अभी तक देयर इज नो रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2? हाँ तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बच्चे, अगर मैं साइनाइड में वाटर ऐड कर दूं तो वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है? साइनाइड में अगर मैं वाटर ऐड कर दूं तो डू यू थिंक वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाता होगा कि नहीं? हाँ हाँ सर। तो ऐसा ही जब हम लोग अमाइड का प्रिपरेशन पढ़ेंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो इस मैकेनिज्म को वहां भी रिपीट करेंगे, है ना? Similar to cyanide, amide can also behave as a weak base. तो डू थिंक ये H+ ले लेता बेटा फिर से NH2, और जैसे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता, वी कैन हैव रिमूवल ऑफ अमोनिया एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस एसिलिनियम कार्बोकेटायन जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बस फिर हाँ ये स्टेप को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। फिर से क्या, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, हाँ तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज ए लुईस बेस, वो H+ गेन करता। नाइट्रोजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता, रिमूवल ऑफ अमोनिया हो जाता और ये एसिलिनियम कार्बोकेटायन बन जाएगा, वैसे ना? हाँ एसिलिनियम कार्बोकेटायन अगर कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, किससे इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता था ये? टिन से। जब Sn2+ will convert into Sn4+, it will gain 2 इलेक्ट्रॉन, और डू थिंक ये जो कार्बोकेटायन था वो कार्ब एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर। वंस वी हैव फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन, बहुत सारा एसिड है एसिडिक मीडियम में, और डू थिंक दिस रिएक्शन कैन गो अप टू अल्डिहाइड। जो कार्ब एनायन है भाई H+ गेन कर ले बस एसिडिक मीडियम से। तो इस पूरे मैकेनिज्म में, पूरे मैकेनिज्म में रिडक्शन कहाँ हुआ है सर? SN2+. तो SN का हुआ ना, SN2+ कन्वर्टिंग टू SN4+, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता, ये कार्बोकेटायन 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेता। इसी में क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो, अगर मैंने टिन नहीं लिया होता, इफ नो SnCl2 यूज्ड इन दिस रिएक्शन, फाइनल प्रोडक्ट क्या हो सकता था इसका? Amide carboxylic acid. क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता था इवेंचुअली? हाँ सर। भाई वो जो कार्बोकेटायन बना था, उस कार्बोकेटायन पे इफेक्टिवली H2O अटैक कर लिया ना। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से अमाइड, भाई देखो कौन अच्छा बच्चा है, किसी एक बच्चे का माइक अरे पीयूष और ब्रज, पीयूष छल्लारे अपना माइक देखो बेटा। अभिषेक, हाँ तो साइनाइड से ये रिडक्शन होके अल्डिहाइड बनता, और मैं बोल रहा था अगर इसमें SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लेते तो ड्यू टू पार्शियल हाइड्रोलिसिस पहले अमाइड में कन्वर्ट होता, और डू थिंक अमाइड के रिडक्शन से वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता था हाइड्रोलिसिस से। हाँ सर। तो सेम रिएक्शन यू विल यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। कर सकते थे ऐसा, सेम मैकेनिज्म। हाँ सर। क्या मैकेनिज्म लिख के हो गया तुम लोगों का ये? हाँ सर। चलो ये जो ब्लैक है ये भी तुम अभी से लिख लेते हो। In given reaction, if SnCl2 is not taken as reducing agent, the final product of reaction will be, carboxylic acid. Same reaction, same. SN2 सर यहाँ पे SN2+ SN4+ क्यों कन्वर्ट हो रहा है, एक और बार बता सकते हो? भाई बोला ना, कार्बन वाले ग्रुप में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था जो कि वो CO2 में कन्वर्ट होना चाहता है, तो SnCl2 इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो +2 से +4 में कन्वर्ट होना चाहता है।
सो पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां कहीं भी SnCl2 देखोगे वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, वो Sn+4 में कन्वर्ट होता है। ओके क्योंकि ब्लैक में जो रिएक्शन लिखा था वो भी हो गया। इन गिवन रिएक्शन if SnCl2 is not taken as a reducing agent, the final product of reaction will be carboxylic acid. हाँ सर हो गया सर लिख के। नहीं तो सर टिल नाउ हम लोगों ने रोजनमंड रिडक्शन देख लिया है, टिल नाउ डाइबेलेज वाला रिडक्शन देख लिया है, और एक ये देख लिया है स्टीफन रिडक्शन। नेक्स्ट, टिल नाउ हम लोग ने कितने मेथड देख लिए हैं बेटा प्रिपरेशन के? सिर्फ एक। क्या नाम था उसका? रेडॉक्स, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन। ये सेकंड प्रिपरेशन मेथड, ये सेकंड प्रिपरेशन मेथड है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब क्या होगा? मतलब हीट करना है इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, यही होगा। हाँ सर सेंस ऑफ मॉइस्चर मतलब अबे मतलब मॉइस्चर नहीं है, वाटर नहीं है भाई साथ में, ड्राई। चलो क्या करना क्या है, जैसा फॉर एग्जाम्पल सर लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं क्या 1 मिनट के लिए? यार ये बच्चा परेशान करने में आ गया है भाई। ये था लास्ट, है ना? लिखे हो गया है? हाँ सर। चलो, हाँ, ड्राई डिस्टिलेशन में समझा रहा था कि वो वाटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इफ इट इज कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको अगर हम लोग 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देते हैं तो डू यू थिंक ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इस टाइप का कीटोन बन सकता है? और इसका अगर एक बॉक्स मैकेनिज्म में समझाने की कोशिश करूं, जैसा बोर्ड में हम लोग पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक में कि भाई ये रेड सर वो 157 लिखा हुआ है। 157 कहाँ लिखा हो सकता है? 400 डिग्री सेल्सियस है। नहीं सर CA के पास वो सॉलिड लिखा है सॉलिड ब्रैकेट है, में। सॉलिड है, सॉलिड है वो, सॉलिड पे। अच्छा 157 तो वो दिख रहा था। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉलिड, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस पे तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड एंड कीटोन बन जाएगा। और इसको देखो मैं कुछ ऐसा बॉक्स मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट एक साथ आ गया और ये कीटोन एक साथ बन गया। तो उसका ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल मैकेनिज्म नहीं है, तुम लोग को याद ऐसा ही रखना है। बॉक्स है ना, बॉक्स मैकेनिज्म, ऐसा बोर्ड में आता है, ऐसा ना बोर्ड में टर्म 2 में इसी टाइप का कुछ करना होगा। सर लिखने का कैसे? बॉक्स हम लोग ने इतना कॉमन लिख के बटन उसको निकाल क्या? दिया सर, मतलब प्रेजेंट कैसे करेगा बोर्ड में सर? ऐसे से ना ऐसा सीखा, लिखना लगा था। क्या बात करें, ये सब ऐसा थोड़ी होता है भाई। इसमें 1-2 एग्जाम्पल और लिख दो बस साथ साथ में, ऐसा करके, है ना। और 2 एग्जांपल लिख दो बस। 1-2 जैसा R की जगह एक बार CH3 लिख लो और R की जगह एक बार C2H5 लिख दो, है ना। हाँ सर, अरे 10th क्लास तक वही तो करते थे। फॉर एग्जाम्पल दिस, है ना। हाँ सर, जैसा देखो यहाँ ले लेते हैं, ऐसी क्या परेशानी है। अच्छा, जैसे मैं अगर ये फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट ले लूं तो बेटा ये क्या फॉर्मल्डिहाइड भी बन सकता है? हाँ तो यहाँ R था उसकी जगह HH आ जाएगा। अच्छा, और अगर ये मैं एसिटिक एसिड का सॉल्ट ले लूं, कैल्शियम एसिटेट ले लूं, कैल्शियम एसिटेट को हीट करने पे कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है?
एसीटेट CH3 वाले को एसिटोन। क्या एसीटोन बन जाएगा बेटा? वो H की जगह हाँ, CH3 सर। CH3 आ जाएगा भाई। और अगर मैं ऐसा मिक्सचर ले लूं, ये दो अलग अलग कैल्शियम सॉल्ट का मिक्सचर ले लूं, तो डू थिंक एक प्रोडक्ट ऐसा मिक्स कीटोन भी बन सकता है? ये वुड रिएक्शन के जैसा ही बच्चे है ना। हाँ, उसमें भी ऐसे ही करते थे, हम निकालते थे बॉक्स। हाँ, क्या ऐसा ये मिक्स्ड कीटोन भी बन सकता है ना? मतलब एक R और एक R' भी आ सकता है बच्चे? हाँ सर। चलो, आ तो ये लिख सकता है। दो, इसके बेस पे अभी कुछ और एग्जाम्पल भी सीखें। सर लास्ट वाले में 3 कीटोन बनेंगे क्या? हाँ, लास्ट वाले में और 2 कीटोन बन सकते हैं। और 2 कीटोन कौन से बन सकते हैं? दोनों ही R हो जाए या दोनों ही R' हो जाए, और एक R और एक R' हो जाए, तो 3 कीटोन बन सकते हैं बेसिकली। So can we say this method is suitable only for preparation of symmetrical ketone? हाँ, हाँ सर। है ना, बाकी में मिक्सचर ऑफ कीटोन बने। हाँ, क्या बच्चों ये सामने जो स्लाइड पे है, स्क्रीन पे लिखे हुआ है हम लोगों का? हाँ सर। यस आगे बढ़ जाते हैं, इसमें बहुत मुश्किल सा मेथड नहीं था। थर्ड मेथड इज हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग, थर्ड मेथड इज हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप फर्स्ट वाला जो एसिड है, इसका नाम सारे बच्चों को पता होना चाहिए था, ये ऑक्सैलिक एसिड। किसी बच्चों को पता है ऑक्सैलिक एसिड को हीट करने में क्या हो जाता है? ऑक्सैलिक एसिड को हीट करने में H2O निकल जाता है। वेरी गुड, H2O निकल के जो, अच्छा जैसे इसमें से बॉक्स मैकेनिज्म से H2O निकाल दो, है ना, बॉक्स मैकेनिज्म से H2O निकाल दो, फिर भी क्या बचेगा? CO CO2 CO CO2, वेरी गुड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगा और CO2 बचेगा, नहीं? हाँ, तो अगर मैं ऑक्सैलिक एसिड को हीट कर देते हैं, तो लो टेम्परेचर पे CO2 एंड फॉर्मिक एसिड बचेगा, और फॉर्मिक एसिड को भी स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O निकल जाएगा, है ना? पहले कुछ ऐसा लिख लो, ऑक्सैलिक एसिड को हीट करने पे CO2 एंड फॉर्मिक एसिड बनेगा। और ये हम लोग सीखेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग करेंगे या डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे, फॉर्मिक एसिड के डिहाइड्रेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ये जो दूसरा वाला एसिड है, इसका नाम क्या है? दूसरे वाला एसिड का नाम क्या है उसका? इस एसिड का जो नाम है, इट इज मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड। इस एसिड का जो नाम है, इट इज मैलोनिक एसिड। और मैलोनिक एसिड को भी हीट करते हैं तो भैया यहां से निकल जाता है CO2, तो जो बच जाएगा इट इज एसिटिक एसिड। आई होप समझना उतना मुश्किल नहीं है। पहले वाले में CO2 के लॉस से फॉर्मिक एसिड बन रहा था, और दूसरे वाले में CO2 के लॉस से एसिटिक एसिड बन रहा था। हाँ सर। जो तीसरा वाला एसिड है, इसका भी नाम तुम लोग बता। ये सक्सेनिक एसिड कहाँ पढ़ा था इससे पहले हम लोगों ने? जहां NBS का नाम बताया जा रहा हाँ, था, N-ब्रोमोसक्सिनिहाइड का नाम जहां बताया जा रहा था, ये सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड के हीट करने से ये डिहाइड्रेशन हो जाता है, और ये बन जाता है सक्सेनिक एनहाइड्राइड। सो ऑक्सैलिक एसिड के हीट करने से CO2 एंड फॉर्मिक एसिड, मैलोनिक एसिड के हीट करने से एसिटिक एसिड एंड CO2, सक्सेनिक एसिड को हीट करने पे सक्सेनिक एनहाइड्राइड एंड H2O,
हम लोग किसका प्रिपरेशन पढ़ना चाहते थे बेटा? इसका प्रिपरेशन मतलब अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन करना चाहते थे। अभी तक किसी अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन नहीं हुआ है, एटलीस्ट इन 3 हाँ, एसिड में सर। तो नहीं। क्या यहाँ तक लिख के हो गया है? हाँ सर। सो टेक्निकली ये रिएक्शंस हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ सकते थे, बट एक साथ ही पढ़ जाते हैं। इसके बाद जो चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, वो सब मिला के 2 ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर मींस 4 to 5 आवर्स। क्योंकि बहुत सारा कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग यहीं पढ़ लेंगे। क्या लिख के हो गया है ऐसा? तो ऑक्सैलिक एसिड के हीटिंग से फॉर्मिक एसिड बनने वाला है, मैलोनिक एसिड के हीटिंग से एसिडिक एसिड बनने वाला है, और सक्सेनिक एसिड के हीटिंग से सक्सेनिक एनहाइड्राइड बनने वाला है। हो गया सर। वेरी गुड। ठीक से जो नेक्स्ट है जिसमें 5 कार्बन है, इसका नाम है ग्लूटैरिक एसिड। इसका जो नाम है वो ग्लूटैरिक एसिड। 4 कार्बन वाला जो एसिड है इट इज नोन एज सक्सेनिक एसिड। 5 कार्बन वाला जो एसिड है इट इज नोन एज ग्लूटैरिक एसिड। और डू थिंक जैसे वो सक्सेनिक एनहाइड्राइड बना था, बच्चे उसका नाम क्या हो जाता? उसका 6 मेंबर वाले का ग्लूटेरिक एनाइड्राइड। ग्लूटैरिक एनहाइड्राइड है ना, उसका नाम हो जाता भैया ग्लूटैरिक एनहाइड्राइड। जैसे 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग तो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, क्या हायर रिंग 7 मेंबर्ड 8 मेंबर्ड भी स्टेबल होते हैं कि नहीं होते? सो 7 6 मेंबर्ड रिंग में 6 मेंबर्ड रिंग में कोई स्ट्रेन नहीं होता है। 7 मेंबर्ड 8 मेंबर्ड फिर सब में स्ट्रेन आना स्टार्ट हो जाता है। एनीवे, ग्लूटैरिक एसिड के बाद जो नेक्स्ट एसिड का नाम है इट इज नोन एज एडिपिक एसिड। क्या एडिपिक एसिड तुम लोगों ने कहीं और भी सुना है, कहीं पॉलीमर पढ़ते समय? एडिपिक एसिड, नहीं सर। एडिपिक एसिड we'll learn it is one of the monomer of polymer known as nylon 66। nylon 66 का नाम सुना है? सर सुन लिया। अबे नाइलॉन का नाम नहीं सुना इससे पहले कभी भी तुम लोगों ने? 10th 11th 9th में 10th में कहीं नहीं? हाँ सर। 2 पॉलीमर तो कभी पहले नाम सुना होता है बच्चों ने, पॉलिस्टर एंड नाइलॉन नहीं? हाँ सर, यस सर, सुना है। एडिपिक एसिड, डू थिंक ऐसा ही अगर मैं एडिपिक एसिड को हीट करता तो इन सिमिलर मैनर कैन बी एक्सप्लेन कि भाई ये ऐसा एडिपिक एनहाइड्राइड बन जाता है? यस सर। बट अब ये क्या बन गया है? 7 मेंबर साइक्लिक रिंग। 7 मेंबर साइक्लिक रिंग इज रिलेटिवली अनस्टेबल, और ये CO2 को और लूज करके साइक्लोपेंटेनोन बना लेता है। ओके सर, तो ये अनस्टेबल है वो एडिपिक एनहाइड्राइड है ना? जो अनस्टेबल है वो एडिपिक एनहाइड्राइड बोल सकते थे, बट वो इसी टेम्परेचर रेंज में अनस्टेबल है, वो और CO2 को लूज करके ऐसा साइक्लोपेंटेनोन बना ले। फाइनली प्रिपरेशन ऑफ कीटोन आ गया है ना? यस सर। सर एक और बात। क्या बेटा फिर से बोलो। सर वो एडिपिक एसिड के बाद मैं ये बोला एडिपिक एसिड में जैसा इससे पहले जो 2 एसिड हम लोग देखे, एक सक्सेनिक एसिड था जो सक्सेनिक एनहाइड्राइड बन गया था, ग्लूटैरिक एसिड ग्लूटैरिक एनहाइड्राइड बन गया था।
यू थिंक ऐसा ही एडिपिक एसिड एडिपिक एनहाइड्राइड बन जाता विच कंसिस्ट 7 मेंबर साइक्लिक रिंग. Yes. Okay, sir. It is relatively unstable, can lose CO2, and we have formation of cyclopentanone. ऐसा अगर ये 7 मेंबर्ड वाला होता जिसका नाम है पिमैलिक एसिड, 7 मेंबर्ड 7 कार्बन वाला, इसका नाम है पिमैलिक एसिड. इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता? कैन यू सजेस्ट मी? पिमैलिक एसिड को हीट करने से इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? क्या हम लोग साइक्लोहेक्सेनोन बोल सकते हैं? हाँ सर, साइक्लोहेक्सेनोन. हाँ सर. तो इससे प्रोडक्ट बन जाता ये साइक्लोहेक्सेनोन CO2 एंड. थोड़ा समराइज कर लेंगे. किससे साइक्लिक कीटोन बनता है, किससे एनहाइड्राइड बनता है? But if you heat adipic acid, if you heat pimaelic acid, we have formation of cyclopentanone and we have formation of cyclohexane. सर हाँ बोल दो ना. इसके मैकेनिज्म में पहले H2 निकाल देते, बाद में CO2 फॉर्म होता है. पहले H2 निकाल दो फिर CO2. Done, sir. क्या ऐसा लिख के हुआ है? नहीं सर, एक मिनट. लास्ट वाला अब शायद दिख लिया उन्होंने ना, एडिपिक भी और पिमैलिक भी. नेक्स्ट में देखो, ये कुछ ऐसा समराइज कर लेते हैं. ऑन हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑन हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, if n का वैल्यू is 2 and 3, if n का वैल्यू is 2 and 3 here, क्या बनता था इसका प्रोडक्ट? हमने सब लिखा है नोट्स में. जब अगर n का वैल्यू 2 and 3 है तो क्या प्रोडक्ट बन जाता था इसका? जल्दी से बता दो. कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या साइक्लिक एनहाइड्राइड बन रहा था? हाँ. n का वैल्यू 2 या n का वैल्यू अगर यहाँ 3 है तो एक सक्सिनिक एसिड है और एक पिमैलिक एसिड है. तो n का वैल्यू 2 and 3 था तो ये साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाना था. n का वैल्यू 4 and 5 है तो क्या बन जाना था? साइक्लिक कीटोन बन जाना था, साइक्लिक पेंटेनोन. और n का वैल्यू अगर मोर देन इक्वल टू 6 है, देयर इज नो साइक्लाइजेशन. उसको समराइज करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं. जैसा इसके बेस पे अगर एक एग्जाम्पल तुम लोगों को मुझे बताना हो, लेट्स से
इसको हीट करने से या तो ये साइक्लिक एनहाइड्राइड बनेगा, या ये साइक्लिक कीटोन बनेगा, या साइक्लाइजेशन नहीं होगा। नहीं होगा। अबे नाले कितने कार्बन है वो चेक करो, देखो बीच में 2 कार्बन। कितने कार्बन है दोनों COH के बीच में। 5। काउंटिंग सब बच्चों को आती है क्या? 5 कार्बन है 5 दोनों COH के बीच में। हाँ होगा तो फिर। हाँ अगर 5 कार्बन है दोनों COH के बीच में तो क्या बनेगा इसमें से? साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन। तो क्या देखो ऐसा, अभी देखते हैं, ये साइक्लिक कीटोन पहले वाले का आंसर हो जाएगा। पहले वाले का आंसर ऐसा होगा, साइक्लिक कीटोन। ओ हाँ सर। चलो पहले ए वाला पार्ट लिखो, फिर बी वाला पार्ट भी तुम लोग को करना है। पहले ए वाला। सर थोड़ा लास्ट स्लाइड दिखाओ एक बार। अरे ऐसा ना, राइट सर। वहां कुछ लिखाया था कि जब कार्बन कम है, ये सब ऐसा था। हाँ सर हो गया। तो इसके बेस पे 2 एग्जाम्पल्स हम लोग समझना चाहते थे। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल का शायद सॉल्यूशन आंसर समझ में आ रहा है ना? दोनों COH के बीच में वी हैव 5 कार्बन। लिखना है ये। हाँ, अरे क्यों नहीं लिखना, शर्मा क्यों रहा है इसमें? अबे इसी टाइप के क्वेश्चंस तो बनेंगे वहां, फिर तो अप्लाई करना होगा तुझे। हाँ। दोनों COH के बीच में 5 कार्बन है। तुम लोग चाहो तो अपने नोटबुक में वो 5 कार्बन की काउंटिंग लिख भी लो, 1 2 3 4 5। दोनों COH के बीच में अगर 4 या 5 कार्बन थे, देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन। कैन यू सजेस्ट मी, जो बी वाला रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है? बी वाला जो रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म। आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म। वेरी गुड, वो आइडोफॉर्म टेस्ट। बी क्या है इसमें? बी फाइनली बी प्रोडक्ट क्या है? CH3। जिसके नीचे लिखा है येलो प्रेसिपिटेट। डू यू थिंक वो CHI3 है? आइडोफॉर्म है, वही तो है आइडोफॉर्म टेस्ट में। आई होप ये ए लिख लिया है तुम लोगों ने। ए लिख के हो गया था बेटा? हाँ सर। नहीं एक सर। मिनट दीजिए। हाँ बहुत ही परेशान हो, जल्दी जल्दी लिखो भाई। हो गया लिख के ए, है ना? हाँ सर। अच्छा, इसी के बी वाले पार्ट में डू यू थिंक इसका ये जो बी वाला पार्ट है वो पक्का पक्का कुछ ऐसा होना चाहिए, आइडोफॉर्म। और ये जो ए पार्ट है, क्या वो बेरियम सॉल्ट बन जाएगा बेटा? बेरियम सॉल्ट ऑफ दिस रिमेनिंग एसिड। तो यही होता था आइडोफॉर्म का लास्ट स्टेप। हाँ सर। हाँ सर। कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता था, और चूंकि ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड था तो ये बेरियम बन जाता है। हाँ इस सर। ए को हीट करने पे क्या हम लोग बोल सकते थे? ये इफेक्टिवली डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन ऑफ बेरियम सॉल्ट। इससे हाँ। पहले वाला प्रिपरेशन मेथड पढ़ा है बेटा हम लोगों ने कि नहीं? डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम सॉल्ट। हाँ सर। यस सर। इसमें यस बॉक्स मैकेनिज्म से ऐसा हम लोग कीटोन बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस भी रहेंगे जिसमें हम लोगों को प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। ओवरऑल कितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ लिया है हम लोगों ने? एक था रिडॉक्स प्रिपरेशन, एक था ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम सॉल्ट, और थर्ड था हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों मेथड लिख के हो गए हैं? हाँ सर। हाँ हाँ।
एकदम। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सब रिएक्शंस का आइडिया तुम लोगों को होना चाहिए और मेरे लिए तुम लोग ये सब प्रोडक्ट भी लिख पाने चाहिए आसानी से। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोल सकते हैं हम लोग इसको। कैन यू सजेस्ट मी फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? RCO COR ऐड हो जाएगा। मतलब RCO ऐड हो जाएगा फर्स्ट वाली रिएक्शन में, है ना? हाँ, कैन यू सजेस्ट मी दूसरी रिएक्शन का आइडिया क्या है, सेकंड रिएक्शन का? वो कंप्लीट रिंग बन जाएगा। हाँ सर। इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो सकता है। यस। हाँ सर। इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। थर्ड वाले केस में O के साथ बेंजोफेनॉन बना। वेरी गुड, हाँ, बहुत अच्छा। देखो उस बच्चे ने नाम भी बताया कि उसका नाम बेंजोफिनोन है। यू नो सजेस्ट मी फोर्थ वाला रिएक्शन का नाम क्या है? फोर्थ वाली रिएक्शन का नाम याद आ गया तो प्रोडक्ट भी याद आ गया। गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन है और उसका प्रोडक्ट क्या बन जाता? बेंजल्डिहाइड बन जाता था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, कहीं हम लोगों ने ये पढ़ा है। चलो ये सबके प्रोडक्ट में लिख लो, थोड़ा थोड़ा रिवीजन था ये, है ना? जिस बच्चे को जो रिएक्शन समझ में नहीं आए वो पूछ ले। बट ये रिएक्शन मोर ऑफ लेस हम लोगों ने पढ़ा है। फर्स्ट वाला ऑब्वियसली सिंपल फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सेकंड वाला यू कैन से इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, थर्ड वाला भी फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है और उसके प्रोडक्ट को नाम हम लोग बोल रहे होते हैं बेंजोफिनोन। फोर्थ वाला जो रिएक्शन है इट इज नोन एज गेटरमैन कोच रिएक्शन। CKOCH है, थोड़ा इसमें जल्दी जल्दी लिखा है। गेटरमैन कोच रिएक्शन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है। आई होप फिर से फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का डिटेल में मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है, पढ़ा है इससे पहले ऐसा? हाँ। यस। हाँ सर। क्या आगे बढ़ सकते हैं लोग? एनहाइड्राइड वाला एक बार बता मत क्या कौन सा वाला? एनहाइड्राइड वाला। एनहाइड्राइड सेम ही होता था, बस ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है एनहाइड्राइड में, ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है ये AlCl3 को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता था और फिर से वो एसिलिनियम आयन फ्री हो जाता। सर लास्ट रिएक्शन का नाम क्या है सर? गेटरमैन कोच रिएक्शन, KOCH है लास्ट। MEN के MEN गेटरमैन, अच्छा गेटर कोच लिख दिया मैंने, गेटरमैन होता है MANN, गेटरमैन कोच रिएक्शन। जर्मन है सर, जर्मन है, अच्छा बहुत अच्छा है ना। क्या ये लिख के हुआ भाई ऐसा? नहीं नहीं हुआ। अरे जल्दी जल्दी लिखो भी, क्या गलत है तुम? कहीं ऐसा नहीं करते तुम लोग? जिम चले जाते हो और वहां से लेक्चर अटेंड करते रहते हो, साथ साथ में जिम भी करते रहते हो? नहीं सर, ऐसा कौन करता है? ऐसा थोड़ी होता है सर। सर ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। जिसको फेल होना है। सर आप लोग मल्टीटास्किंग बस एक्सट्रीम केसेस में। हाँ मतलब मुझे बताया एक दो पेरेंट्स ने बताया, एक दो बच्चों ने भी बोला कि कुछ बच्चे वॉशरूम चले जाते हैं बीच बीच में, है ना, लेक्चर अटेंड करते करते, है ना, अपना डिवाइस लेके वॉशरूम में ही चले जाते हैं, ऐसे शैतान डिवाइस लेके। हाँ भाई ऐसा लिख भी दिया तुम लोगों ने? हाँ सर बस लास्ट। हाँ सर हो गया। ये एक एटलीस्ट बोर्ड के लिए ये नाम भी लिख सकते हो, दिस इज नोन एज ऑक्सो प्रोसेस।
ये रिएक्शन का नाम है? हाँ, ये जो रिएक्शन है इट इज नोन एज ऑक्सो प्रोसेस। मैं फिर से बोलूं, बोर्ड या जेई मेन या नीट के लिए रिएक्शन है, जेई एडवांस में इस तरह की चीजें नहीं पूछी जाती। मतलब जेई मेन या नीट में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है ऑक्सो प्रोसेस का कैटलिस्ट क्या है। ये जो कैटलिस्ट है, क्या है ये कैटलिस्ट? इट इज नोन एज कोबाल्ट कार्बोनिल। पहला CO कोबाल्ट है, जो बाद वाला CO है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट कार्बोनिल। मिक्सचर ऑफ H2 and CO is known as water gas. इसका जो मैकेनिज्म है इट इज कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो क्लास 12th के लेवल पे नहीं होती है, बट सिर्फ नाम रिएक्शन का ऑक्सो प्रोसेस, और ऑक्सो प्रोसेस से हम लोग अल्डिहाइड बना सकते थे यहाँ। और इसका जो कैटलिस्ट है, एक दो और आसान सी चीजें लिखेंगे इस प्रोसेस के बारे में हम लोग। जैसा ऐसा ही जो दूसरा रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, इट इज वैकर प्रोसेस। और वैकर प्रोसेस का भी कैटलिस्ट याद रखना है, इट इज PdCl2/CuCl2। ऑक्सो प्रोसेस एंड वैकर प्रोसेस। जेई मेन और नीट के लिए भी इन रिएक्शंस को याद रख सकते हो तुम, ऑक्सो प्रोसेस, वैकर प्रोसेस, और बस उनके कैटलिस्ट के नाम। पर ये सारे रिएक्शंस यूनिक है ना, मतलब इन पे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं बन सकते ना? एटलीस्ट क्लास 12th के लेवल पे तो नहीं बनेंगे बच्चे ना। ओके सर। जो बच्चे हायर एजुकेशन में केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो ऑब्वियसली डिटेल में बहुत कुछ पढ़ेंगे सर। अच्छा, वो सब तो ये भी पढ़ते होंगे यार, है ना, मतलब डिटेल में मैकेनिज्म क्या है। ऑब्वियसली उससे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सब कुछ यही रहता है, कार्बन का सिंबल C ही रहता है, वहां भी अल्डिहाइड कीटोन ही रहता है। बट ये जो भी रिएक्शंस यहाँ पढ़ोगे वहां थोड़े और ज्यादा डिटेल्ड में मैकेनिज्म, यील्ड ऑफ रिएक्शन और एक्सपेरिमेंटल पार्ट वही सब होता है। सर वो BSc MSc केमिस्ट्री की होता है ना? हाँ, ऑल्दो मैंने भी कभी नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ गैस कर रहा हूँ कि ऐसा होता हो। लिख लिया है सर? हाँ सर। So as per preparation of aldehyde and ketone is concerned, उसके लिए इतना ही है प्रिपरेशन, है ना। ऑब्वियसली वो सब हम लोगों ने नहीं पढ़ा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से भी हम लोग बना सकते थे, या अगर जेमिनल डाइक्लोराइड है उस पर भी मैं 2 OH डाल दूंगा तो क्या वो अल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा H2 यूज करके? हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो बार बार ऑलरेडी हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज किया है। नेक्स्ट में देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो, एक कुछ सॉल्युबिलिटी, aldehyde ketone having up to 3 carbon are soluble in water due to formation of hydrogen bonding. Aldehyde and ketone having up to 3 carbon are quite soluble in water due to formation of hydrogen bonding. Or further you can say solubility will be inversely proportional to their molecular mass. जैसे जैसे मैं कार्बन चेन बढ़ाता जाता, डू यू थिंक हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा बेटा उसका? हाँ सर। कार्बन कार्बन चेन बढ़ती जाएगी जो हाइड्रोफोबिक है। तो कैन यू सजेस्ट मी व्हिच अल्डिहाइड एंड कीटोन विल बी मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर? CH3 वाला फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग और क्या बोलते हैं, किसी बच्चों को पता है नाम?
फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है? अभी आएगा थोड़ी देर में। बट क्या ये जो पैराग्राफ है वो समझ में आ रहा है? मेरे सामने जो बोर्ड में पैराग्राफ लिखा है वो समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। 40% weight by weight aqueous solution of formaldehyde। सर फॉर्मेलिन नाम होता है। अरे वेरी गुड। बायो वाले बच्चे मुझे और बता सकते हैं क्या यूज होता है फॉर्मालिन का? नीट प्रिपरेशन वाले बच्चे बता सकते हैं। 40% weight by weight aqueous solution of formaldehyde is known as formalin। क्या यूज होता है फॉर्मालिन का? डिसइंफेक्टेंट जैसा। डिसइंफेक्टेंट जैसा। सो स्पेसिमेंस में फॉर्मेलिन यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए। वेरी गुड, है ना। तो जो डेड स्पेसिमेन है उनको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग फॉर्मालिन के सॉल्यूशन में डुबा कर रखते हैं। सो फॉर्मालिन इज यूज्ड टू प्रिजर्व, ये देखो कुछ मैंने लिखा है, यूज्ड इन बायो लैब फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डेड स्पेसिमेन। उससे जो डेड स्पेसिमेन का स्किन है वो सड़ता नहीं है ना। सर क्या बोलो? आपने W/W क्या लिखा है? वेट बाई 40%। वेट ना। 40% वेट बाई वेट है ना, मतलब 40 ग्राम लेट्स से 40 ग्राम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड 60 ग्राम ऑफ वाटर हो जाए। हाँ सर। क्या बच्चों ये फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है? बहुत मुश्किल सा नहीं है ना। तो बड़े जितना भी नोट्स में लिखाया जा रहा है ना, छोटा छोटा चीजें, फॉर्मालिन, ये सब तुम लोग के टेक्स्ट बुक में है। तो एज पर नीट और जेई मेन इज कंसर्न, ये सब लिखना है तुम लोगों को ना। तो फिर उसको पढ़ के याद भी रखना है क्या है फॉर्मालिन। क्या ये लिख के हो गया है अभी? यस सर। सर एक मिनट। फॉर्मालिन तो कभी 9th और 10th के बायो में भी होगा नहीं ना, मेंशन ऐसा नाम। सर नाम सुना सा लग रहा था लेकिन याद नहीं। नाम सुना सा लग रहा नहीं है सर, पढ़ा हुआ याद है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट में ये पूरा ही मैं ऐसा लिख देता हूं, having relatively low boiling point, having relatively low boiling point. For example, if you see acetone, do you think acetone का boiling point बहुत कम होता है? It is highly volatile। भाई नेल पॉलिश रिमूवर अगर कहीं दूसरे रूम में भी ओपन हुआ है तो स्मेल आ जाता है दूर से उसका, हाँ हाँ सर। है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है उनका। और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता, ऑब्वियसली मोर वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाता। और अगर मैं बाकी 3 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंपेयर करूं तो एल्कोहल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देयर बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर देन कार्बोनाइल कंपाउंड्स which just have dipole interaction, and it has more boiling point than alkanes।
आई होप उसको भी बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से लिख डालो। They have relatively low boiling point. Boiling point directly proportional to molecular mass है. Alcohols which consist intermolecular hydrogen bonding has more boiling point than carbonyl compounds, and carbonyl compounds has more boiling point than alkanes. भाई alkenes तो practically non polar है, CH electronegativity difference is very low, तो वहां डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी नहीं है। क्या लिखे हो गया है बॉइलिंग पॉइंट? 1 मिनट। नहीं सर, नहीं सर। सर बाकी है। तो वो अल्कोहल के नीचे और कार्बोनाइल कंपाउंड क्या लिखा एच है? बॉन्डिंग, बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल में, OH है ना, उसमें HO से कनेक्टेड होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड में सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और एल्केन्स में तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी नहीं है। ओके। क्या ऐसा लिख के समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर, ओके। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? यस सर 1 मिनट। या शिखर, तुम्हें कुछ डाउट है भाई? नहीं सर। कुछ हैंड रेज था। ओ, नीचे कर देता हूँ। So, as per your board textbooks are concerned, उसमें ये भी है ना, इसको भी पढ़ लेते हैं। Aldehyde can polymerize. Aldehyde can polymerize in presence of acid, for example, dilute H2SO. सर ये थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी लिख सकते हो, अलग से भी लिख सकते हो ना। Aldehyde can polymerize in presence of acid, for example, dilute H2SO4. जैसा 3 moles of acetaldehyde in presence of dilute H2SO4 at room temperature, ये ऐसा ट्राइमर बना लेता है। अच्छा, ये रिएक्शन तुम लोग के बोर्ड के टेक्स्ट बुक में है, इसलिए मैं यहां भी लिखा देता हूं। Aldehyde can polymerize in presence of acid, for example, H2SO4, जैसा acetaldehyde in presence of H2SO4 at room temperature, वो उसका ट्राइमर बन गया, साइक्लिक ट्राइमर। ये जो साइक्लिक ट्राइमर है, इट इज नोन एज पैरा एसिटल्डिहाइड, और ये प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड है, यूज्ड एज हिप्नोटिक सब्सटेंस, है ना। क्या होते हैं ये हिप्नोटिक सब्सटेंस? नीट मेडिकल वाले बच्चे थोड़ा और बता सकते हैं? कुछ लोग ना हाइपर एक्टिव होते हैं ना, या ये मेडिसिन उस टाइम पे दी जाती है जब माइंड बहुत ज्यादा काम कर रहा है गलत डायरेक्शन में, है ना। जैसा कई बार क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत लोग डिप्रेशन में होते हैं ना, होते हैं।
हाँ सर। तो डिप्रेशन में डॉक्टर ये कोशिश करता है कि वो दिमाग से कम सोचे, है ना, आराम करे लाइफ में, है ना।